नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ छाया वर्मा और आज आपको सुनाने आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कालजयी रचना शतरंज के खिलाड़ी। सुनाती हूँ। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई में पाली बदली जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ 12 का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते थे तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते थे, मादक पीते थे। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तेज होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ऐसी दलीलें जोरों से पेश की जाती थीं। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया आज भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछा लेते, बैठ जाते, मुहरे सज जाती और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थीं। मगर ये बात नहीं थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों तो कहें क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर
पति को लताड़ती रहती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोती रहती थी, तब तक बाजी बीत जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा साहब घर वापस आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो, आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, फिर चाहे खुद खाएं या कुत्तों को खिलाएं। पर रूबरू वो भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा साहब अपनी सफाई में सारा इल्ज़ाम मीर साहब के ही सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला ला, किसी हकीम से दवा ले आए। दौड़, जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्ज़ा साहब ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ थी कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो उठा। लौंडी से कहा, जाकर अभी बुला, कह अभी चलिए, नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। जल्दी ही मीर साहब की मौत होने वाली थी। झुझला कर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है? ज़रा सब्र नहीं होता? मीर साहब ने कहा, अरे तो जाकर सुनाइए, औरतें नाजुक मिजाज होती हैं। मिर्ज़ा बोले, जी हाँ, चला क्यों न जाऊं? 2 किस्तों में आपकी मौत होनी है। मीर साहब बोले, जनाब इस भरोसे न रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रह जाएं और मौत हो जाए। पर जाइए, सुन आइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाते हैं? मिर्ज़ा बोले, इसी बात पर मात देकर ही जाऊंगा। मीर बोले, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के पास। सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा बोले, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर बोले, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मैं मोहरों में हाथ ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदल कर लेकिन कराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। शायद ही कोई तुम जैसा आदमी होगा। मिर्ज़ा बोले, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। बेगम बोली, क्या? वो जैसे निखट्टू हैं वैसा ही सबको समझते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला? मिर्ज़ा बोले, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर खेलना पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे ही हैं। मुलाहिजा तो करना ही पड़ता है बेगम। तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ। नाराज होते हैं तो होएं, कौन किसी की रोटियां चला देता है? रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ अब न खेलेंगे, अब तशरीफ़ ले जाइए। हाँ हाँ, ऐसा गज़ब न करना, जलील करना चाहती हो क्या? मीर साहब बोले। हरिया, ठहर, कहाँ जाता है?
बेगम बोली, जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोक दिया, मुझे रोको तो जानू। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का तो रंग उड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरें इधर उधर कर दी थी और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था? बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा ली। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही। मोहरे बाहर फेंके जाते देखे, चूड़ियों की खन खन अभी तक कान में पड़ी थी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली। मिर्ज़ा ने बेगम से कहा, तुमने गज़ब किया। बेगम बोली, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है? मिर्ज़ा घर से निकले तो, पर हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरें बाहर आते देखे तभी तड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है। मगर आपने उन्हें यूं सिर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतज़ाम करना उनका काम है। दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्ज़ा बोले, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? इसका क्या गम है? मेरा इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। लेकिन मैं बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? घर पे बैठा रहता था तब तो वो इतना बिगड़ती थी। यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़े। अजीब बकने दीजिए, 2-4 दिन में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। अब मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी। इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी बीबी अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन अब दीवान खाने में बिसात बिसने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने में नहीं बनती थी, तरस जाती थी। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर घर में पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब नहीं था। अब 8 पहर की धौंस हो गई थी। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति दिन रात जलता रहता था। वे बेगम साहिबा से कहते, हुजूर, मियाँ का शतरंज तो हमारे ही जी का जंजाल हो गया। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए।
ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे और शाम कर दे। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेलना बहुत है। खैर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसको खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती है, यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह हो जाते हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन नहीं सकते। रंज होता है मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर ये किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो दो चार पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में तरह तरह की अमंगल कामनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जा रही थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी और वो वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई झड़प व्यूह रचना होती। कभी खेलते खेलते झड़प हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्ज़ा जी रूठकर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर जा बैठते। पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आकर फिर जम जाते। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दलदल में गोते लगा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के तो होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आई? ये तलबी किस लिए? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर पर नहीं है। सवार ने कहा, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर बोला, ये मैं नहीं जानता, क्या काम है? काम तुझे क्या बताऊं? हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। नौकर बोला, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्ज़ा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्ज़ा बोले,
बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो जाए। मीर ने कहा, कमबख्त, कल फिर आने को कह गया है। मिर्ज़ा बोले, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर बोले, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नशा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। और इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों में नचाता हूँ, इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ते, बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे। गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने में लीन हो जाते। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कुछ नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। और इधर देश की राजनीतिक अवस्था भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती आ रही थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए। एक दिन वो मस्जिद के खंडहर में शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा बोले, आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये किश्त। मीर साहब बोले, ज़रा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाते हैं। मिर्ज़ा बोले, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, ये और किश्त। मीर बोले, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों जैसे। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, ये किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ शहर पर आफत आई है और आपको किश्त की सूझ रही है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे जाएंगे। जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये किश्त
बस अब की शय में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का वक्त था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने का क्या होगा? अजी, आज तो रोज़ा है। क्या आपको ज़्यादा भूख लगती है? मिर्ज़ा बोले, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। शहर में कुछ ना हो रहा होगा। लोग खाना खा खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर, नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। इस बार मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से न हुई होगी। ये वो अहिंसा न थी जिस पर देवता प्रसन्न होते। ये तो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी हो गया और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर बोले, होगा, ये लीजिए शह। मिर्ज़ा, जनाब ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोना ही चाहिए। ये ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, ये किश्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं आते। कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ, सो तो है ही। ये लो फिर किश्त। बस एक और किश्त, फिर मात। बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर बोले, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। ये किश्त और ये मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बहुत बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब के मातम में एक मरसिया गा लें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला लेने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। अबाबीलें आ आकर अपने अपने घोंसलों में सिमट गईं, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्ज़ा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी के रंग ढंग भी अच्छे नहीं थे। वो बार बार जीतने का निश्चय करके संभल कर खेलते, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब हो ही जाती जिससे बाजी खराब हो जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्ज़ा जी सुन सुनकर झुंझलाते थे और हार की झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे।
पर जो जो बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकला जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरे को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मोहरा छूइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली। चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिट रहा था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा बोले, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर भड़के, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। वहाँ क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों न रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न ये दबता था न वो। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली हो तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छिला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। अरे जाइए भी, गाज़ीउद्दीन हैदर के बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते आए हैं। मिर्ज़ा बोले, अरे चल चरकटे, बहुत बड़बड़ के बातें न कर। मीर साहब बोले, ज़ुबान संभालिएगा वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी के आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली हैं। है हौसला? मिर्ज़ा बोले, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर साहब, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों मित्रों ने तलवारें निकाल लीं। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे मगर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरें? पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। सवेरा हो चला था।
बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। कहानी समाप्त हुई। मैं हूँ छाया वर्मा। मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना शतरंज के खिलाड़ी सुना रही थी। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।